प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो बोल रहे थे कि ये डीके शिव कुमार तो 100 करोड़ रुपए ले गया है, मगर फलाना फलाना ये तो कमीशन खाता है। ये सारी चीजें उनकी खुद के पीसी में रिकॉर्ड हो चुकी। तो ये वो बीएस उग्रप्पा जी हैं जिन्होंने अब मोदी जी को भस्मासुर कहा है। रावण कह लिया, दुर्योधन कह लिया, भस्मासुर कह लिया, मोदी नीच इंसान है यह भी कह लिया, मोदी यमराज है यह भी कह लिया। सोनिया जी ने तो खुद कहा था मोदी जी मौत का सौदागर है। मोदी जी को कॉकरोच कह लिया, मोदी जी को चूहा कह लिया, नपुंसक कह लिया, औकात दिखा देंगे गुजरात में यह भी कह दिया है, और चोर भी कह दिया है। पूरी फहरिस्त है मेरे सामने, मगर आज मैं कहना चाहता हूं कि 100 गाली पूरे हो चुके हैं। 100 गाली पूरे हो चुके हैं। कांग्रेस ने अपने आप को शिशुपाल के रूप में प्रस्तुत किया है। अब समय आ चुका है जब गुजरात की जनता और हिंदुस्तान की जनता, जो जनार्दन है, जनार्दन माने कृष्ण है, जनता ही कृष्ण है, जनता ही जनार्दन है। अब हम आह्वान करते हैं जनता से, जनार्दन से और कृष्ण से कि वो लोकतंत्र रूपी चक्र धारण करके ऐसी पार्टी का लोकतांत्रिक रूप से समापन करें। 100 गालियां कांग्रेस ने दे दिया है, 100 गालियां गिनती के साथ, रावण, दुर्योधन, भस्मासुर, चोर इत्यादि कहते हुए, मौत का सौदागर। 100 गालियां पूरी हो चुकी है। अब जनता जनार्दन, जनता ही कृष्ण है, और भगवान कृष्ण बन के जनता अब सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक सुदर्शन उठा करके, लोकतांत्रिक तरीके से ईवीएम के माध्यम से गुजरात में और पूरे हिंदुस्तान में जवाब देगी कि गाली देने वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता है। कोविड में वैक्सीन देने वाला बड़ा होता है। वो व्यक्ति कभी भस्मासुर हो ही नहीं सकता है जिसने 80 करोड़ जनता को राशन दिया। गुजरात में 4 करोड़ लोगों को राशन दिया। वो व्यक्ति कभी भी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के अंदर 11 लाख लोगों को आवास योजना के माध्यम से आवास देने का काम किया। वह व्यक्ति कभी भस्मासुर नहीं हो सकता है जिसने गुजरात के सौराष्ट्र में जहां पानी की कमी थी वहां मां नर्मदा से प्रार्थना करते हुए मां नर्मदा के पानी को सौराष्ट्र में पहुंचाया और सौराष्ट्र को सिंचित करने का काम किया है, पल्लवित करने का काम किया है। वह कभी भी असुर नहीं हो सकता है। वह व्यक्ति कभी भी असुर नहीं हो सकता है जिसने बिजली और हर घर नल योजना के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों के हृदय को छूने का काम किया है। इसलिए वह भस्मासुर नहीं हो सकता। मगर आज मुझे कहते हुए आश्चर्य लग रहा है, मेंटालिटी किस प्रकार की है इसको दर्शाता है, उजागर भी करता है। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहा हूं इसमें नया कुछ इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस ने अपने आप को गाली देने वाले पार्टी के रूप में स्थापित कर ही लिया है। रह रह के नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग, जिस प्रकार की गालियों का प्रयोग उनके उच्च नेता, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कर रहे हैं, हर दिन टीवी में देखने को मिल रहा है। इट हैज बिकम अ यूजुअल प्रोसीजर, इट हैज बिकम एन इश्यू ऑफ कॉमन ऑकरेंस, अ न्यू नॉर्मल एज फार एज कांग्रेस पार्टी इज कंसर्न्ड। बंधुगण, रावण के विषय में सुना था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने आदरणीय मोदी जी को रावण कह के संबोधित किया था। तो एक बहुत बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद और कर्नाटक के दिग्गज नेता बीएस उग्रप्पा जी ने मोदी जी को अभी भस्मासुर कहा है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी भस्मासुर है और पूरे हिंदुस्तान को और बच्चों के भविष्य को, वो भारतवर्ष को भस्म करने में लगे हुए हैं, उसे डिस्ट्रॉय करने में, उसे बर्बाद करने में लगे हुए हैं, और एक असुर है, भस्मासुर है। आप सोचिए किस प्रकार का भाषा है। भस्मासुर अपने प्रधानमंत्री के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर। बंधुगण, आज अखबार में एक बहुत ही सुखद खबर है। G20 चल रहा है और G20 के पूरे इस प्रकरण के आरंभ में ही यूएस के राष्ट्राध्यक्ष बाइडेन साहब ने कहा है कि मैं अपने दोस्त मोदी के साथ खड़ा हूं और G20 में जो भी समर्थन हमारा रहेगा हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। एक तरफ पूरा विश्व, द होल ग्लोब स्टैंड्स विद नरेंद्र मोदी, एक तरफ पूरा विश्व आज मोदी जी का लोहा मान रहा है, और किस प्रकार से हम अपने प्रधानमंत्री को लेकर आगे बढ़े
इस पर पूरा विश्व आज चिंतन कर रहा है। मगर उसी समय कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मोदी जी के लिए ये अपने आप में बहुत ही दुखद है और चिंतनीय है। रावण खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा और आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी के खुद के बहुत निकट के पूर्व सांसद कांग्रेस पार्टी के, और याद होगा आपको ये सांसद वो हैं जिन्होंने गलती से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना माइक ऑन रख लिया था बीएस उग्रप्पा साहब ने, और उसमें कांग्रेस के सारे काले कारनामे मीडिया के सामने उजागर हो गए थे। का नाम आता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने 21-22 में एक ऐसा एक्साइज पॉलिसी तैयार किया जिसमें अनड्यू बेनिफिट कुछ लोगों को मिल सके, उसके लिए एक षड्यंत्र रचा गया। तो इस कस्टडी नोट में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम मौजूद है। 2 तारीख फिर आप याद रखेंगे इसमें। एक तारीख है 20/7/2022 जब श्री विनय कुमार सक्सेना, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था और एक लेटर लिखा था कि इस पर केस होना चाहिए। और 22/7/2022 2 दिन के बाद इस पे एफआईआर रजिस्टर किया गया, अर्थात ये जो पूरे मामले पर एफआईआर रजिस्टर करने का काम पहली बार 22/7/2022 को हुआ। तीसरी बार इसमें मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है, दूसरे पेज में ही आता है। इसमें लिखा जाता है, बहुत लोगों का नाम है और आगे आता है, These people are close associates of Shri Manish Sisodiya and actively involved in managing and diverting the undue pecuniary advantages collected from liquor licensees to accused public servants. इसमें अमित अरोड़ा का भी नाम है, दिनेश अरोड़ा का नाम है, अर्जुन पांडे का नाम है। ये सारे लोग ये पैसा इकट्ठा करते थे और पैसा इकट्ठा करने के बाद ये आगे इस पैसा को बढ़ाते थे, और इस पूरे प्रकरण में मनीष सिसोदिया जी का एक बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ये सारे लोग मनीष सिसोदिया के क्लोज लोग हैं। ये भी आप कस्टडी नोट में देख सकते हैं। फिर एक तीसरे पन्ने पर आता है, इट इज रिवील्ड दैट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी वाज अ डिवाइस क्रिएटेड बाय द लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी। ये एक डिवाइस था जो लीडर्स ऑफ आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया था टू रिसीव किकबैक्स लेने के लिए, घूस लेने के लिए और पैसे पाने के लिए डिवाइस क्रिएट किया था। तो ये लीडर्स कौन है मैं भविष्य में बताऊंगा। अब आप आगे देख सकते हैं, इसमें आता है GOM, ये पेज नंबर 5 में है कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसके अंतर्गत ये पूरी एक्साइज पॉलिसी बनी वाज हेडेड बाय हूम, मनीष सिसोदिया। तो ये पूरा जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है जिसके अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा था, तो उसके हेड मनीष सिसोदिया है। तो स्वाभाविक है जब गलती आप करते हैं तो आपका जो हेड होता है, जिसके निर्देश आकर आप गलती करते हैं, तो हेड के ऊपर ये सारा विषय जाता है। तो मनीष सिसोदिया जी का नाम दोबारा आता है GOM के माध्यम से। कई जगह इसी प्रकार आप देख सकते हैं, मैं आपका समय नहीं लूंगा क्योंकि विषय पे आना है मुझे। कई जगह और GOM और मनीष सिसोदिया का नाम पेज नंबर 10 पे भी आता है कि GOM went against the suggestions of the expert committee and the public comments। तो एक्सपर्ट कमेटी के खिलाफ में गया और पैसा पाने के उद्देश्य से मैलाफाइड इंटेंशन के माध्यम से मनीष सिसोदिया ने काम किया। यहां भी मनीष सिसोदिया जी का नाम आता है। आगे भी पेज नंबर 12 में मनीष सिसोदिया जी का केवल 2% दिया जाता था कमीशन। मनीष सिसोदिया जी के कहने पर 12% कमीशन दिया जाने लगा, और इसका एक बड़ा चंक जो है ये 6% घूस के रूप में आम आदमी पार्टी को ही, और मनीष सिसोदिया जी के कहने पर ये होता था। ये भी कस्टडी नोट में मेंशन है। तो कहने का तात्पर्य है कि कस्टडी नोट में ये सारी चीजें मेंशन है, और कैसे उसके कारण 2873 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, यह भी मेंशन है। ये सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने किए हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बताऊंगा और उसके बाद कुछ दिखाऊंगा, जिसको देखने के बाद आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि क्या किया मनीष सिसोदिया ने। टाइमलाइन आप नोट करिए। ये जो एक्सपर्ट कमिटी है वो बनती है 4 सितंबर 2020 को। कैसा होना चाहिए एक्साइज पॉलिसी। उसके बाद ये एक्साइज पॉलिसी जो थी, उन्होंने रिपोर्ट अपना सबमिट किया 13 अक्टूबर 2020 को। ये रवि धवन जी की एक्साइज एक्सपर्ट कमिटी थी। फिर 31 दिसंबर 2020 को ये पूरा रिपोर्ट एक्सपर्ट कमेटी की पब्लिक के सामने प्लेस होती है कि पब्लिक अपना कमेंट दे वेबसाइट पे। फिर 5 फरवरी 2021 को ये सारे जो कमेंट्स पब्लिक से आए थे, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के सामने
दिल्ली के मंत्रियों के सामने रखा जाता है। फिर उसी दिन 5 फरवरी 2021 को एक गवर्नमेंट GOM, एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जिसको मनीष सिसोदिया हेड करते हैं, वो बनाया जाता है। और 22 मार्च 2021 को ये GOM मनीष सिसोदिया जी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और 22 मार्च 2021 को ही मनीष सिसोदिया जी ये सारा विषय कि हमारी ये रिपोर्ट है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी रखते हैं। 5 जुलाई 2021 को ये पूरा का पूरा जो फाइनल पॉलिसी मनीष सिसोदिया बनाते हैं वो उसे अपलोड करते हैं वेबसाइट के ऊपर। मगर अभी जो कस्टडी नोट है उसमें बताया गया है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा क्योंकि पहले बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 5 जुलाई 2021 को तो मनीष सिसोदिया जी अपलोड करते हैं, मगर 31 मई 2021 को 2 महीने पहले उसे लीक भी कर देते हैं। और इस कस्टडी नोट में उन 5 लोगों का नाम है जिनको मनीष सिसोदिया जी की तरफ से ये सारे लीक करके पहले ही एक्साइज नोट भेज दिया गया था। मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। और फिर फाइनली ये जो एक्साइज पॉलिसी इंप्लीमेंट होता है 17 नवंबर 2021 को, 17 नवंबर 2021। और उसके बाद वीके सक्सेना साहब जो हमारे LG हैं दिल्ली के, वो 20 जुलाई 2022 को फ्लैग ऑफ करते हैं कि इसमें गड़बड़ी है भैया, जांच करिए। तो 17 नवंबर 2021 को ये इंप्लीमेंट होता है और 20 जुलाई 2022 को ये फ्लैग ऑफ होता है सक्सेना जी द्वारा। और पहला FIR जैसे मैंने बताया 22 जुलाई 2022 को होता है। और मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ पहला FIR 17 अगस्त 2022 को होता है। ये FIR CBI द्वारा होती है 17 अगस्त 2022 को। और एक्साइज पॉलिसी 31 जुलाई 2022 को वापस लिया जाता है। अब ये टाइमलाइन मैंने बताया, अब आप असली मुद्दे पर आइए। आप देखिएगा कस्टडी नोट में एक पैरा 2.6 है